आज के इस नए और बेहद दिलचस्प गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में बहुत खास है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। हाँ, हम आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों और उसके भूगोल की गहराई में उतरने वाले हैं। सही। सामने कुछ नोट्स रखे हैं और एक अध्ययन सामग्री भी है जिसे यूनिट 1 कहा गया है। हाँ, उस यूनिट 1 को अगर ध्यान से पढ़ें तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। यही कि किसी भी देश का इतिहास उसके भूगोल को समझे बिना पूरी तरह से अधूरा है। मतलब आप इतिहास और भूगोल को अलग करके देख ही नहीं सकते। सही कहा। कोई भी ऐतिहासिक घटना हवा में नहीं होती। जमीन, नदियां, पहाड़, ये सब उस घटना का एक तरह से मंच तैयार करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस गहन विश्लेषण का हमारा जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे पहाड़ों की ऊंचाइयां, नदियों के बहाव और मिट्टी की प्रकृति ने प्राचीन सभ्यताओं की पूरी किस्मत तय कर दी। और साथ ही हम ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे सदियों पुराने ग्रंथों, लिपियों और जो मौखिक कहानियां थीं, उनके जरिए आज हम उस बीते हुए कल को समझ पाते हैं। अक्सर ना इतिहास का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ राजा महाराजाओं, उनके युद्धों और उन तारीखों की उबाऊ सूची आने लगती है। हाँ, स्कूल के दिनों वाली वो रटने वाली तारीख है। एकदम वही। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। ये असल में पर्यावरण और इंसानों के बीच के एक बहुत ही जटिल रिश्ते की कहानी है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे भूगोल को देखें तो अध्ययन सामग्री के अनुसार इसे मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। 3 हिस्से, मतलब भौगोलिक रूप से। हाँ, पहला है उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत क्षेत्र, दूसरा है सिंधु और गंगा के उपजाऊ मैदान, और तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। और इसी भिन्नता के वजह से इन क्षेत्रों में इंसानी बस्तियों का विकास भी एकदम अलग-अलग तरीके से हुआ। हिमालय की बात करें तो ये पहाड़ बस सिर्फ उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाते हैं, बल्कि इन्हीं की वजह से उन नदियों का जन्म होता है जिन्होंने महान सभ्यताओं को जन्म दिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और चीज है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। पहाड़ों की ऊंचाई तो है, लेकिन इन पहाड़ों के बीच में जो संकरे रास्ते हैं, जिन्हें दर्रे कहा जाता है। हाँ, वो खैबर, बोलन और गोमल दर्रे, इनका जिक्र तो इतिहास में बार बार आता है ना। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये असल में संस्कृतियों के हाईवे थे। संस्कृतियों के हाईवे, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। देखिए, यूनानी, शक, कुषाण और हूण, इन सभी ने इन्हीं रास्तों से उपमहाद्वीप में कदम रखा था। यानी बाहर से आने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं दर्रों से गुजरे। हाँ, और सिर्फ आए ही नहीं, बौद्ध धर्म और यहाँ की संस्कृति भी इन्हीं दर्रों से होते हुए मध्य एशिया और चीन तक पहुंची। इसका मतलब अफगानिस्तान और आसपास का इलाका उस समय व्यापार और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल था। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगई, जो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे भूगोल ने इतनी दूर की जगहों को एक व्यापारिक धागे में पिरो दिया था। और इन दर्रों से नीचे उतरते ही वो उपजाऊ मैदान शुरू हो जाते हैं। सिंधु घाटी के मैदान, जहाँ नदियों का पूरा खेल समझ आता है। अब जैसे पंजाब को ही लें। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि। हाँ, ये क्षेत्र अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और वहीं सिंधु नदी के निचले हिस्से में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान नगर बसे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सभ्यताओं का केंद्र सिंधु घाटी से खिसक कर गंगा के मैदानों की तरफ आ गया है ना। क्योंकि वहाँ घने जंगल थे जिन्हें लोहे के औजारों से साफ किया गया, और जमीन इतनी उपजाऊ थी कि बड़ी आबादी का पेट भला जा सकता था। लेकिन जब हम इन विशाल साम्राज्यों की बात करते हैं तो फोकस अक्सर उत्तर भारत पर ही रह जाता है, जो कि एक अधूरी तस्वीर है। बिल्कुल। जैसे ही हम विंध्य पर्वत और नर्मदा या ताप्ती नदियों को पार करके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो भूगोल के साथ इतिहास भी पूरी तरह बदल जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का भूगोल एकदम अलग कहानी कहता है। अध्ययन सामग्री में दक्कन के पठार की काली मिट्टी का जिक्र है, जो मुझे बहुत अद्भुत लगा। इसे खुद जोती जाने वाली या स्वचलित जुताई वाली भूमि कहा जाता है। हाँ,
क्योंकि उसमें नमी सोखने की गजब की क्षमता होती है। दरारें पड़ती हैं और हवा अंदर जाती है। इससे किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कपास की खेती के लिए ये बेहतरीन है। और अगर हम दक्कन से भी आगे सुदूर दक्षिण की तरफ जाएं, खासकर केरल के मालाबार तट की ओर, तो वहाँ का भूगोल एकदम अलग तरह के अवसर देता था। जमीन से भले ही वो हिस्सा थोड़ा कटा हुआ हो, लेकिन समुद्र की तरफ से वो पूरी दुनिया के लिए खुला था। बिल्कुल। रोमन व्यापारियों के साथ, जिन्हें उस समय यवन कहा जाता था, उनका बहुत बड़ा व्यापार था, मसालों का व्यापार। खास तौर पर काली मिर्च। सुना है काली मिर्च के लिए वे भारी मात्रा में सोना देकर जाते थे। सोने के सिक्कों के ढेर मिले हैं खुदाई में। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ईसाई और मुस्लिम प्रभाव उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से नहीं, बल्कि समुद्र के इसी रास्ते से दक्षिण भारत पहुंचे। ये असमान विकास वाली बात ना सोचने पर मजबूर कर देती है। इस बात का अगर हम बड़े नजरिए से विश्लेषण करें तो क्या समझ आता है? यही कि पूरे भारत में विकास एक साथ नहीं हुआ, एक तरह का टाइम ट्रैवल लगता है। टाइम ट्रैवल? वो कैसे? मतलब जब सिंधु घाटी में हड़प्पा जैसी महान शहरी सभ्यता थी, पक्की ईंटों के घर थे, ठीक उसी समय अगर कोई दक्कन में होता तो वो पाषाण युग के पशुपालकों के बीच होता। हाँ, और गुजरात के कुछ हिस्सों में तो उस वक्त मध्य पाषाण युग ही चल रहा था। एक ही समय में अलग अलग सदियों का अनुभव। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इंसान पूरी तरह से अपने भूगोल का गुलाम है? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। भूगोल कोई नियति नहीं है, इसे जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म नहीं कह सकते। मतलब इंसान भी प्रकृति को अपने हिसाब से ढालता है? बिल्कुल। इंसान अपनी तकनीक से भूगोल का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इंसान और पर्यावरण का टकराव होता है तो नतीजे भयंकर होते हैं। हड़प्पा का पतन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। उस सभ्यता के खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी पर्यावरण का असंतुलन था। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, सरस्वती नदी का सूखना और ज्यादा सिंचाई से जमीन में जो नमक की मात्रा बढ़ गई, उसने खेती तबाह कर दी, संसाधन खत्म हो गए और पूरी अर्थव्यवस्था ढह गई। ये आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो कितनी भी उन्नत सभ्यता हो, उसे खत्म होने में वक्त नहीं लगता। बिल्कुल। इतिहास खुद को दोहराता है अगर हम उससे सीखे नहीं तो। खैर, भूगोल की ये कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन एक सवाल जो सुनने वालों के मन में अक्सर आता होगा कि ये सब हमें पता कैसे चला? जाहिर है, उस वक्त के लोग हमें कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क तो देकर गए नहीं। वही तो, उस वक्त का इतिहास पढ़ने के लिए हम किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं: साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। लेकिन अगर हम सिर्फ साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो ये खजाना बहुत ही विशाल है। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला नाम तो वेदों का ही आता है। बिल्कुल। वेद भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। और मजे की बात देखिए, वेद शब्द विद से बना है, जिसका मतलब है जानना। लेकिन वो शुरुआत में कहीं लिखे हुए नहीं थे, है ना? एकदम नहीं। उन्हें श्रुति कहा जाता था, यानी जो सुना गया हो। ऋग्वेद सबसे पुराना है, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और उसकी दूसरी से साथी किताब को पारिवारिक किताबें कहा जाता है। हाँ, क्योंकि वो खास ऋषियों के परिवारों द्वारा पीढ़ियों तक याद रखी गई। यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। बिना लिखे, सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे इतने बड़े ज्ञान को हजारों सालों तक सुरक्षित रखना, इंसान की मेमोरी का ऐसा कमाल शायद ही कहीं और हो। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? यही कि आखिर उन्हें लिखा क्यों नहीं गया? क्या उन्हें लिखना नहीं आता था? अध्ययन सामग्री के हिसाब से तो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। ज्ञान को पवित्र माना जाता था। सही कहा। वो ज्ञान सिर्फ योग्य छात्रों को दिया जाता था। कंठस्थ करने की इस सख्त परंपरा में असल में कर्मकांडों और श्लोकों को भ्रष्ट होने से बचाया। अगर लिख देते तो शायद उसमें कोई मिलावट कर देता या उच्चारण बदल जाता। बिल्कुल। लेकिन फिर एक समय आया जब लिखना जरूरी हो गया। जब व्यापार बढ़ा और नए शहर बसे, हिसाब किताब, कर्ज और रसीदें रखने के लिए लिखना मजबूरी बन गया। हाँ, अशोक के शिलालेखों में जो ब्राह्मी लिपि मिलती है वो इसी का नतीजा थी। साक्षरता का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि लिखने की शुरुआत होने के बाद भी मौखिक परंपरा खत्म नहीं हुई, दोनों साथ साथ चलती रहीं। भारत की यही तो खासियत है। खैर, अगर वेदों से आगे बढ़ें तो महाकाव्यों का जिक्र आता है, रामायण और महाभारत, जिन्हें इतिहास माना जाता है, यानी ऐसा ही हुआ। हाँ, लेकिन एक इतिहासकार के नजरिए से इन्हें बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये किसी एक दिन या एक साल में तो लिखे नहीं गए। बिल्कुल। इनमें सदियों तक नई बातें, नई कहानियां जुड़ती रहीं, जिन्हें हम इंटरपोलेशंस कहते हैं। इसलिए
इनकी अलग अलग कालानुक्रमिक परतों को समझना पड़ता है। जो मूल कथा है वो पुरानी है, लेकिन जो उपदेश वाले हिस्से हैं वो शायद बाद में जोड़े गए। और मजे की बात यह है कि हस्तिनापुर और अयोध्या जैसी जगहों पर जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वो इन महाकाव्यों की कुछ बातों को सच भी साबित करती है। महाकाव्यों के बाद पुराणों की दुनिया भी बहुत रहस्यमयी है। 18 महापुराण है जो गुप्त काल तक आते आते संकलित हुए, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। इनमें सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड कैसे बना, भूगोल क्या है और विष्णु, शिव, शक्ति जैसे संप्रदायों का उदय कैसे हुआ, ये सब दर्ज है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर चलें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप संगम साहित्य की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तमिल संगम साहित्य। ये धार्मिक साहित्य नहीं है। हाँ, ये विशुद्ध रूप से प्रेम और युद्ध का साहित्य है। इसे दरबारों में कवियों और चारणों द्वारा गाया जाता था। और इतिहास के नजरिए से ये सोने की खदान है। इसमें राजाओं के असली नाम मिलते हैं। और उसी व्यापार का जिक्र भी मिलता है जहाँ रोमन व्यापारी सोना देकर काली मिर्च ले जाते थे। एकदम सटीक वर्णन। इसके अलावा प्राचीन जीवनियों का भी बड़ा महत्व है, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित या कल्हण और बिल्हण की किताबें। हाँ, ये किताबें राजाओं की तारीफ में लिखी गई थीं। एक तरह से ये उस जमाने का पीआर था, पब्लिक रिलेशंस, अपने राजा की इमेज चमकाना। बिल्कुल सही तुलना है। लेकिन इतिहासकार इन पीआर स्टंट्स के झांसे में नहीं आते। वे पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं। तारीफ के पीछे छिपी राजनीति, दरबार की साजिशें और खूनी संघर्ष को डिकोड कर लेते हैं। यही तो इतिहासकार का असली काम है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम एक सार निकालें तो ये साफ है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई तारीखें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि भूगोल ने हमें क्या दिया, हमने पर्यावरण के साथ क्या किया और अपनी कहानियों को कैसे बचाया। चाहे वो श्रुति परंपरा से वेदों को बचाना हो या फिर अशोक के शिलालेखों से ज्ञान को पत्थरों पर उकेरना। और ये ज्ञान आज भी हमारी सोच और हमारे भूगोल को समझने के नजरिए को आकार दे रहा है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। वो विचार क्या है? देखिए, प्राचीन भारत के लोगों ने अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी याददाश्त और बाद में पत्थरों का सहारा लिया। उनका वो डेटा आज हजारों साल बाद भी हमारे पास है। हाँ, हम उसे पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारा सारा इतिहास, हमारी सारी जानकारी क्लाउड सर्वर्स और हार्ड ड्राइव में बंद है, जिसका कोई भौतिक वजूद नहीं है। बिल्कुल, अगर कल को कोई बहुत बड़ा पर्यावरणीय या तकनीकी पतन आ जाए, सब कुछ ठप हो जाए, तो क्या भविष्य के पुरातत्वविदों को हमारा ये इतिहास कभी मिलेगा? या फिर हमारी सभ्यता का सारा डेटा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगा? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। सोचने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसी विचार के साथ इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।